तो आज ग्राम पंचायत अधिकारी की सीरीज का तीसरी क्लास आएगी और तीसरी क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे जो भी पिछले तक हमने पढ़ा था। पिछली वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे करने को। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पूरा वीडियो ही नहीं देखा हो, पर कुछ लोगों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, पर उसमें से सिर्फ 2 लोगों के आंसर ही सही आए थे। तो अभी देख लेते हैं कि ये दोनों सवाल किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ग्राम प्रधान को हटाई जाने वाली बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 से होगी। तो जो गणपूर्ति होती है ग्राम प्रधान को हटाई जाने वाली, वो 2/3 से नहीं 1/3 से होती है। 2/3 तो बहुमत चाहिए होता है प्रधान को हटाने के लिए, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है और 1/3 गणपूर्ति होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था 1/3। आगे देखेंगे कि ग्राम प्रधान को हटाए जाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। पिछले क्लास में मैंने 3 प्रकार के बहुमत बताए थे। एक आपको बताया था साधारण बहुमत, एक आपको बताया था प्रभावी बहुमत। अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आएगा। और एक होता है विशेष बहुमत। 3 प्रकार के बहुमत बताए थे। साधारण बहुमत का मतलब होता है 1/2 + 1, यानी कि आधे से 1 अधिक। प्रभावी बहुमत होता है 1/3 का। ठीक है, विशेष बहुमत होता है 2/3 का। अब आप लोग बताइए, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो ये किस तरीके का बहुमत कहलाएगा? विशेष बहुमत। तो ये प्रभावी बहुमत नहीं, ये विशेष बहुमत होगा, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हो गया गलत। तो अब ये पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये ना तो 1 ना ही 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। ग्राम प्रधान की अस्थायी रिक्ति को भरने हेतु डीपीआरओ द्वारा पंचायत के किसी सदस्य को नामित किया जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ग्राम प्रधान की अगर अस्थायी रिक्ति हो जाती है तो वो किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य को नामित कर सकता है, लेकिन कौन? डीपीआरओ नहीं, डीएम करेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। आगे देखेंगे, पंचायत का कोई सदस्य एक से अधिक पदों पर निर्वाचित होने की स्थिति में 90 दिन के अंदर किसी एक पद से त्यागपत्र दे सकता है। पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत सदस्य है, वो किसी दूसरे पद पर, मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा में चयनित हो जाता है, तो वो क्या करेगा, 60 दिन का उसको टाइम दिया जाता है कि आप किसी एक पद को चुन लो और बाकी पद आपके रिक्त हो जाएंगे। तो ये 60 दिन का टाइम होता है, यहाँ पे 90 दिन स्टेटमेंट में दिया होता है। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत सदस्यों की अनर्हता के संबंध में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में अपील नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल की जा सकती है। यदि सदस्यों की अनर्हता, यदि आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो आप उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि उपयुक्त सभी गलत हैं। तो दोनों के आंसर डी डी थे। अब हम आज की क्लास में आते हैं। आज की तीसरी क्लास होने वाली है। आज देखेंगे हम ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य। ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य ग्राम पंचायत अधिनियम के अध्याय 4 से संबंधित हैं। धारा 15 से 30 तक इसके बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है, धारा 15 से 30 तक ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो आज की पूरी क्लास में हम इसी चैप्टर को समझेंगे, अध्याय 4 को ही। अच्छा, ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित संविधान की कौन सी अनुच्छेद काम में ला सकते हैं? 243 जी। जी का मतलब होता है गवर्न। गवर्न से आप याद रखना कि प्रशासन चलाने का काम किससे चलेगा? जी से। और 243 जी किससे संबंधित है? अधिकार और कर्तव्य से। इसके बाद धारा 15, ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 15, ग्राम पंचायत के कार्य बताए गए हैं इस धारा में। अच्छा, अब देखते हैं कि टोटल 30 कार्य बताए गए हैं ग्राम पंचायत अधिनियम में। कितने कार्य बताए गए हैं? टोटल 30 कार्य बताए गए हैं। जबकि संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। कार्यों से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय संविधान में दिए गए हैं। 30 कार्य हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम में दिए गए हैं। राज्य सरकार निश्चय करेगा कि कौन कौन से कार्य सौंपने हैं। 30 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 30 के 30 कार्य दिए गए हैं तो वो सारे ग्राम पंचायतों को सौंप दिए गए हैं। ये राज्य सरकार निश्चय करेगी कि कौन कौन से कार्य इन 30 कार्यों में से सौंपने हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अब तक पंचायतों को 26 कार्य सौंप दिए गए हैं। 26 कार्य पंचायतें करती हैं अभी भी। आगे देखेंगे,
पंचायती राज अधिनियम में प्रदान किए गए कौन-कौन से कार्य हैं? यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहला कार्य तो है कृषि एवं कृषि का विस्तार। गाँव के अंदर जितने भी कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, वो ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाएँगे। भूमि सुधार विकास, भूमि सुधार विकास यानी भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, उसका उसका रक्षण करना, उसका विकास करना, ये सारे काम ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाएँगे। ग्राम पंचायत में लघु सिंचाई और जल की व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है। पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये जितने भी उद्योग, कुटीर उद्योग हो गया, ये सब ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य किए जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जो कोटा बंटते हैं गांव में, वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत बांटे जाते हैं। पेयजल, ग्रामीण आवास, परिवार कल्याण, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, इसको याद रखना क्योंकि इसमें आप लोगों को फंसा सकता है क्वेश्चन में। तकनीकी प्रशिक्षण, काफी लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन कहाँ गांव में दी जाती होगी, पर तकनीकी प्रशिक्षण भी एक कार्य होता है ग्राम पंचायत का। व्यावसायिक शिक्षा तो है ही। इसके बाद आते हैं प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ और अनौपचारिक, प्रौढ़ मतलब कि जो एजेड लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई शिक्षा का प्रबंध करना है तो वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रसूति एवं बाल विकास। प्रसूति एवं बाल विकास यानी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनसे संबंधित जो भी कार्य होंगे या उनकी डिलीवरी से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही की जाएंगी। ठीक है, डिलीवरी से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा। बाल विकास, बच्चों के विकास से संबंधित कार्य। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो भी चलाए जाएंगे, वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही चलाए जाएंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक, ये तो जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत के अंदर ही होंगे, लेकिन तकनीकी शिक्षा याद रखना है आपको, तकनीकी शिक्षा भी ग्राम पंचायत के अंदर ही काम करती है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे अन्य कार्य जो राज्य सरकार पंचायतों को प्रदान कर सकती है। ये कार्य तो दिए गए हैं 30 ठो। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्य हैं जो प्रदान कर सकती है। धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कोई भी कार्य प्रदान कर सकती है ग्राम पंचायतों को। अन्य कार्यों के अंदर 3 कार्य और आ जाते हैं। पंचायत क्षेत्र में वन की व्यवस्था करना एवं रक्षा करना। हालांकि ये भूमि प्रबंधन समिति का कार्य भी होता है। सरकार की बंजर भूमि, चरागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था करना। मान लीजिए कोई गांव में ये गांव है और यहाँ पे ये जमीन है इतनी, इस पर ना तो खेती की जा रही है, ना ही चारागाह है ये, तो इस भूमि को किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, ये ग्राम पंचायत तय करेगी। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरकार की संपत्ति आएगी। आगे देखेंगे किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण। किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। आगे देखेंगे ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अधिकारों की बात करेंगे अब, कि ग्राम पंचायतों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो सबसे पहले तो वो अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा दे सकती है, लेकिन ये काम किसके द्वारा करेगी, राज्य सरकार की आज्ञा से। अगर आपको किसी एनजीओ को चंदा देना है, जो ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य करती है एनजीओ, और ये आपसे चंदा मांग रही ग्राम पंचायत से किसी से भी, तो ये ग्राम पंचायत क्या करेगी, पहले राज्य सरकार की आज्ञा लेगी, फिर उसके बाद इसको चंदा दिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं नए पुल पुलियों का निर्माण। नए पुल हैं, कोई भी पुलिया का निर्माण करना है तो ये भी कर सकती है। सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक सड़क पुल का मार्ग बदल सकती है और बंद कर सकती है। यदि कोई भी सार्वजनिक सड़क है, उसे लगता है कि ये सड़क बंद कर देनी चाहिए, तो बंद कर सकती है। नाली नलकूप के सुधार एवं मरम्मत का अधिकार भी ग्राम पंचायत को है। हानिकारक जल स्रोतों को बंद करने का अधिकार, कोई ऐसा जल स्रोत है जिससे ग्राम पंचायत में हानि हो रही है या उसका दुष्प्रभाव और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो उस जल स्रोत को बंद कर सकती है। किसी निजी शौचालय, जल स्रोत, गंदगी स्रोत जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, उसे बंद करने या समाप्त करने का आदेश जारी कर सकती है ग्राम पंचायत।
और इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं आप। यदि मान लीजिए आपका कोई जल स्रोत है जिसका प्रभाव अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंतर्गत चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, और जो भी आदेश देगा ये उसके बाद वही मान्य होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। प्राइमरी स्कूल किसकी संपत्ति होती है? ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है। प्राइमरी स्कूल को जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसकी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो किसके अंतर्गत किसकी संपत्ति होती हैं? वो ग्राम पंचायत की संपत्ति होती हैं। तो ग्राम पंचायत की संपत्ति होने के नाते उसमें जो भी सुधार होंगे, जो भी मरम्मत का कार्य होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत ही प्राइमरी स्कूल के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत चाहे तो नए स्कूल की स्थापना भी कर सकती है, ये उसका अधिकार है। ठीक है। अस्पताल एवं औषधालय ये भी ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है। जो भी इसकी बिल्डिंग्स होंगी, इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ वगैरह, ये सब ग्राम पंचायत की संपत्ति के अंतर्गत आएंगी। तो मरम्मत या सुधार का काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा, और चाहे तो वो नए अस्पताल एवं औषधालय की स्थापना भी कर सकती है। आगे देखेंगे। संयुक्त रूप से 2 या अधिक ग्राम पंचायतें प्राइमरी स्कूल, अस्पताल या औषधालय स्थापित कर सकती हैं। धारा 20 में कहा गया है कि यदि 2 ग्राम पंचायतें आपस में सहमत हो जाएँ, तो वो 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें भी हैं, तो वो आपस में एक साझा प्राइमरी स्कूल, अस्पताल या औषधालय स्थापित कर सकती हैं। आगे देखेंगे। धारा 21 क्या कहती है? ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वे सरकारी सेवकों की उनके कर्तव्य पालन में सहायता करें। धारा 21 के अंतर्गत है कि सरकारी सेवकों की सहायता करने का कर्तव्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का। मान लीजिए बीपीओ है, बीपीओ की सहायता करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का। और ये किस धारा में कहा गया है? 21 धारा में कहा गया है कि बीपीओ की सहायता या अन्य जो भी लेखपाल हो गए, अमीन हो गए, ये सारे सरकारी सेवक हैं, तो इनकी सहायता कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। धारा 22 में क्या कहा गया है? धारा 22 में कहा गया है कि गांव के अंदर पटवारी, चौकीदार, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, किसी भी इनमें से किसी एक की भी यदि कोई नियुक्ति करवाना चाह रहा है, स्थानांतरण करवाना चाह रहा है या बर्खास्त करवाना चाह रहा है, तो वो सिफारिश करेगा, ना कि खुद कर देगा ये सारे काम। वो सिर्फ सिफारिश करेगा किससे? राज्य सरकार से, डीपीआरओ के थ्रू। डीपीआरओ से बोलेगी ग्राम पंचायत, और डीपीआरओ किससे बोलेगा? राज्य सरकार से। तो स्थानांतरण या नियुक्ति या बर्खास्त कुछ भी करवा सकते हैं। आगे, व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कोई प्रस्ताव पर सिफारिश ग्राम पंचायत के द्वारा की जा सकती है। मान लीजिए कोई भी काम है जिससे ऐसा लगता है ग्राम पंचायत को कि इससे पूरी ग्राम सभा का कल्याण हो सकता है, तो उस कार्य की सिफारिश भी ग्राम पंचायत कर सकती है। आगे देखते हैं औचार की रिपोर्ट यानी मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, या आप भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, तो उस चीज़ के लिए अमीन, चौकीदार, लेखपाल, सरकारी चपरासी, प्राइमरी स्कूल टीचर, नलकूप चालक, इनके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी सदस्य रिपोर्ट कर सकता है, ग्राम सभा का कोई भी सदस्य रिपोर्ट कर सकता है ग्राम पंचायत के पास। और ग्राम पंचायत क्या करेगी? यदि कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य के साथ रिपोर्ट को समुचित अधिकारी के पास भेजेगी। कौन भेजेगी? ग्राम पंचायत, साक्ष्य के साथ। और साक्ष्य नहीं है तो वैसे भी उसको हस्तांतरित कर सकती है केस को किसी भी अधिकारी के पास, जो भी निश्चय किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी कार्यरत कर्मचारी होते हैं, वो पहली बात तो ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत का पूरा अधिकार होता है कि वो उन पर नियंत्रण रख सके, उन पर सुपरवाइजरी कर सके। ठीक है। और जो इनके जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, इनके कर्तव्य जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे, पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत का होगा। आगे, ग्राम पंचायत द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं से नए पद भी सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है। यदि ग्राम पंचायत को लगता है कि कोई ऐसा कार्य है जिसमें मुझे अलग से किसी सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी? खुद से एक नया पद सृजित कर देगी, पद बनाएगी। लेकिन उसकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, किस तरीके से उस पद को भरा जाएगा, वो राज्य सरकार तय करेगी। वो कौन तय करेगी? राज्य सरकार। ये सिर्फ पद पद सृजित कर देगी कि मुझे भैया इस काम के लिए ये आदमी चाहिए, तो राज्य सरकार क्या करेगी? उसकी नियुक्ति के लिए सारे प्रावधान बना देगी, एग्जाम से होगा या किस तरीके से होगा, या आउटसोर्सिंग कर सकते हैं हम इस पद की। तो ये काम राज्य सरकार का होगा। ठीक है।
यहाँ पे लिखा भी गया है कि नियत अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, यदि कोई पद सृजित करना है तो आप नियत अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही करेंगे, यानी कि पहले उसकी परमिशन लेनी होगी। अच्छा, आप जो भी नए पद सृजित करेंगे उन पर आप दंड भी लगा सकते हैं। किसी भी मिसकंडक्ट के लिए आपके पास दंड लगाने की भी शक्ति होगी, क्योंकि पद भी आपके द्वारा ही सृजित किया गया है। और ये अधिकार किसके पास होता है? प्रधान या किसी समिति के पास ये अधिकार होता है। प्रधान होता है और 5 प्रकार की समितियां जो होती हैं उनमें से किसी के पास भी ये अधिकार हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करने का अधिकार किसका होता है? डीपीआरओ का। मान लीजिए बगल बगल में कोई गांव है, 2 गांव हैं, ये यहाँ पे कोई कर्मचारी है, बीपीओ ही मान लेते हैं, इसका स्थानांतरण दूसरे बगल के गांव में करना है, तो ये काम किया जाएगा डीपीआरओ के द्वारा। ठीक है, आगे देखें, ग्राम सचिव पे आ जाते हैं। ग्राम सचिव की धारा कौन सी है? 25 का। धारा 25 का में ग्राम सचिव के बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ग्राम सचिव को वीडीओ या वीपीओ भी कहते हैं आज की डेट में, लेकिन ये दोनों अलग अलग पद होते हैं। वीडीओ का अलग काम होता है, वीपीओ का अलग काम होता है। वीपीओ जो होता है वो पंचायत से संबंधित सारे काम देखेगा और मेनली यही ग्राम सचिव कहलाता है। वीडीओ होता है ग्राम विकास अधिकारी, ये विकास से संबंधित सारे काम देखेगा, जो भी योजनाएं हैं उनका संचालन। ठीक है, तो उनका संचालन वीडीओ के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, राज्य सरकार क्या कर सकती है? ग्राम सचिव एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त कर सकती है। अभी क्या है कि 6 गांव के लिए एक मिनिमम एक बीपीओ तो होना ही चाहिए, एक ग्राम सचिव तो होना ही चाहिए 6 गांव के लिए। तो यही है कि एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए भी एक ही ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की जा सकती है। ग्राम पंचायत सचिव जो होता है उसके कर्तव्य हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, समय समय पर अधिसूचना दी जाती है। आगे देखेंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार क्या होते हैं? बैठक में ये संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी ग्राम पंचायत का सदस्य कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। प्रधान या अन्य पंचायत सदस्यों से ग्राम पंचायत प्रशासन से संबंध विषयों के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य का यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रशासन के संबंध में कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है प्रधान से, या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, इनके अवचार या उपेक्षा के कारण, यानी कि कोई काम ऐसा था जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया या उस काम को इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी उस काम की, और उस उपेक्षा या अवचार के कारण ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंच गई, या उसका दुरुपयोग हो गया, या उसको दुर्व्यय किया गया, मतलब बहुत खराब व्यय किया गया उसका, जहाँ 1 रुपए का काम था वहां आपने 5 रुपए लुटा दिए। ठीक है, या दुरुपयोग किया गया, संपत्ति को हानि हो गई आपकी उपेक्षा या भ्रष्टाचार के कारण, तो फिर क्या होगा कि प्रधान या सदस्य इस हानि हुई संपत्ति का देनदार होगा। यानी कि राज्य सरकार जितनी हानि हुई है, मान लीजिए 1 रुपए की जगह आपने 5 रुपए लुटाए, 4 रुपए की हानि हो गई मेरी, तो राज्य सरकार क्या करेगी? 4 रुपए इन्हीं से वसूलेगी, प्रधान या सदस्य से ही वसूलेगी। दुरुपयोग या हानि की तिथि से 10 वर्ष या पद पर न रहने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर दायित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आज मैं पद पे हूं, 2 साल हो गए मेरे को प्रधान बने। अब क्या होगा कि अगर मेरे से कोई मिसकंडक्ट हो गया और ग्राम पंचायत को 5,000 रुपए की हानि हो गई मेरे इस काम की वजह से, तो क्या करेगी? ये जो राज्य सरकार है ये मुझसे 5,000 रुपए वसूल सकती है इस तिथि से, जब से मैंने ये हानि हुई है 10 वर्ष के अंदर, या फिर जब मैं प्रधान नहीं रह जाऊंगा, 3 वर्ष बचे हैं मेरी प्रधानी के, 3 वर्ष खत्म हो जाने के बाद ये 2 वर्ष तक और मुझसे वसूल सकती है। यानी कि प्रधानी के पद खत्म होने के बाद 5 वर्ष तक, सॉरी 5 वर्ष तक और वसूल सकती है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो भी बाद में हो, या तो 10 साल बाद में हो या 5 साल बाद में हो, जो भी बाद में होगा उस तिथि तक दायित्व समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे 5,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन तब तक आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार हैं राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार आपके ऊपर केस भी कर सकती है इस चीज को लेकर। हानि की राशि निश्चित प्राधिकारी तय करेगा। ठीक है, ये जितनी भी हानि हुई है ये कोई निश्चित प्राधिकारी, डीपीआरओ कर सकता है या डीएम कर सकता है। ठीक है, तो ये निश्चित करेंगे कि आपसे कितनी राशि वसूली जानी चाहिए। वसूल करने का काम कौन करेगा? डीएम करेगा। राशि निश्चित करने का काम
निश्चित प्राधिकारी करेगा और वसूल करने का काम डीएम करेगा। यदि आपके खिलाफ ऐसा आदेश आता है कि आपसे 5,000 रुपये की वसूली की जानी है इस हानि के लिए, तो आप उस आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। और यदि देनदार बकाया नहीं चुकाता है तो राज्य सरकार केस भी कर सकती है उसके ऊपर। तो मिसकंडक्ट ऐसा मत समझिए कि मिसकंडक्ट आप करेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बचे रह सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार को जरा सा भी भनक लगी कि आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपसे एक एक पाई पाई वसूल लेगी। इसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य और ग्राम पंचायत समितियों का प्रत्येक सदस्य जन सेवक कहलाता है। धारा 28 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य और पंचायत समितियों का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? जन समिति कहलाएगा, जन सेवक कहलाएगा। ये धारा 28 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 28 जन सेवक से संबंधित है। आगे देखेंगे भूमि प्रबंधन समिति। भूमि प्रबंधन समिति के बारे में बात करते हैं। धारा 28 का में इसके बारे में बातें की गई हैं। गठन वठन सब ईस्वी में दिया गया है 28 का में। ठीक है, गठन अध्यक्ष कौन होता है भूमि प्रबंधन समिति का? प्रधान होता है सचिव, लेखपाल कहलाएगा। जो भी ग्राम पंचायत का लेखपाल होगा वो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होता है। अच्छा, इसकी स्थापना किस तरीके से की जाती है? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के तहत भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना की जाती है। और 117 के अंतर्गत ही जो कार्य दिए गए हैं उन्हीं का संरक्षण करना है, उन्हीं का रख रखाव करना है, उन्हीं का पर्यवेक्षण करना होता है भूमि प्रबंधन समिति को। यानी कि धारा 117 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत निहित संपत्ति का रख रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण करना है भूमि प्रबंधन समिति को। आगे देखते हैं कार्य। भूमि प्रबंधन समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो सबसे पहले भूमि का बंदोबस्त करेगी, क्योंकि भूमि प्रबंधन समिति है तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंधन। जो चकबंदी में सहायता, चकबंदी से संबंधित सारे काम भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत वन तथा वृक्षों का पुनरीक्षण, रक्षण और विकास। वन क्षेत्र को बढ़ाना है अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो इसका काम किसके द्वारा किया जाएगा? भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा। ग्राम में संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास। संचार साधनों इन द सेंस की रोड हो गई, इन सबसे संबंधित सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास ग्राम भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाएगा? ये भी भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा। यदि कोई मेला लगना है, 7 दिन का मेला लगना है, ठीक है, आपके गांव में, और उसके लिए भूमि की आवश्यकता है, तो इस भूमि का प्रबंध कौन करेगा? भूमि प्रबंधन समिति करेगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के द्वारा हस्तांतरित अन्य कर्तव्य भी भूमि प्रबंधन समिति को दिए जा सकते हैं। अब ग्राम पंचायत में गठित समितियां देख लेते हैं, कौन कौन सी समितियां गठित होती हैं। तो धारा 29 में ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित समितियों की बात की गई है। धारा 30 में है जो वो सिर्फ संयुक्त समिति के बारे में बताया गया, लेकिन धारा 29 में जो समितियां गठित होती हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत उनके बारे में बात की गई है। तो धारा 29 और 30 में कंफ्यूज नहीं होना है। जब संयुक्त समिति पूछेगा तो 30, और जब अन्य समितियां पूछे तो 29। 5 प्रकार की समिति का गठन कौन कौन सी? नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। एक समिति और यहाँ पे जोड़ लेना आप लोग, जल प्रबंधन समिति। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की समितियां होती हैं। नियोजन विकास समिति, इसका आपको पता ही है कि अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है, प्रधान होता है हमारा। निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधान होगा। और अन्य समितियों का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वो कौन होता है? ग्राम पंचायत का ही कोई सदस्य होता है, उसको नामित किया जाएगा प्रधान के द्वारा ही। ठीक है, प्रधान के द्वारा उसको नामित किया जाएगा। अब देख लेते हैं कार्य। नियोजन एवं विकास समिति का कार्य क्या होता है? जो भी ग्राम पंचायत योजना बनती है, जीपीडीपी होती है, वो नियोजन एवं विकास समिति के द्वारा बनाई जाती है। कृषि संबंधित समस्त कार्य नियोजन एवं विकास समिति के द्वारा किए जाएंगे। पशुपालन से संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रावधान नियोजन एवं विकास समिति के द्वारा बनाए जाएंगे और कार्यान्वित किए जाएंगे। गरीबी उन्मूलन से संबंधित समस्त कार्य नियोजन एवं विकास समिति के द्वारा किए जाएंगे। ग्राम के अंतर्गत जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, कुछ भी बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, ठीक है, मंडी बन रही है आपके गांव में, तो वो निर्माण कार्य समिति के अंतर्गत बनवाया जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक और अनौपचारिक शिक्षा का काम किसके द्वारा किया जाएगा?
शिक्षा समिति के द्वारा। साक्षरता से संबंधित जितने भी काम होंगे वो शिक्षा समिति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी काम है एक्स वाई जेड, वो शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक समिति का काम होता है प्रशासन संबंधी समस्त कार्य। प्रशासन संबंधी मतलब कि मान लीजिए कोई कार्य कंप्लीट हुआ तो उसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको उजागर करने का काम, उनको पूरा करने का काम प्रशासनिक समिति आदेश द्वारा करवाएगी। उस काम को पूरा, जो भी कमियां होंगी उसको दूर करेगी। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका काम क्या होता है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी समस्त कार्य इसी के द्वारा किए जाएंगे। समाज कल्याण योजना भी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के द्वारा की जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी की उन्नति एवं संरक्षण से संबंधित समस्त कार्य स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के द्वारा किए जाते हैं। प्रत्येक समिति में एक प्रधान सभापति यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन 6 अन्य सदस्यों में एक वुमेन यानी कि एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। एक एससी या एसटी समुदाय से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से एक सदस्य रहेगा और एक ओबीसी सदस्य रहेगा, यानी कि 3 सदस्य ये आरक्षित रहते हैं। इसके बाद देखते हैं संयुक्त समिति। धारा 30 में बात की गई है संयुक्त समिति के बारे में। धारा 15 एवं 16 के कार्यों को पूरा करने के लिए, धारा 15 और 16 पीछे हम पढ़ चुके हैं। धारा 15 और 16 के कार्य, तो इनके अंतर्गत जो भी कार्य करने हैं, मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच में ऐसी सहमति बन जाती है कि यह कार्य 2 पंचायतों के द्वारा ही किया जा सकता है, तो फिर उस स्थिति में संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, और कार्य पूर्ण होने तक ऐसी समिति बनी रहेगी, उसके बाद ही विघटित होगी। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जब तक कार्य नहीं होगा तब तक समिति बनी रहेगी, उसके बाद विघटित कर दी जाएगी। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 30 किसी ग्राम पंचायत में गठित होने वाली समितियों से संबंधित है। ठीक है, स्टेटमेंट है ये पहला। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम पंचायत द्वारा किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं से नए पद सृजित किए जा सकते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको इसमें सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो आप लोग इसको देख लीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग दे रहे हैं, जितने लोग भी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग आंसर जरूर दीजिएगा। भले ही गलत दें सही दें, पर आंसर देने से पता चलेगा कि आपने वीडियो में या क्लास में जो भी देखा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, और ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये देख लीजिए कि आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहें समय समय से। और जो भी प्रीमियम ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग अपनी तैयारी देखिए रोकिए मत। एग्ज़ाम भले ही थोड़ा सा लेट होगा पर होगा ज़रूर। अगले महीने तक हो सकता है कि आपको फ़ी के भरने के लिए फॉर्म वगैरह आ जाएँ अगले महीने ही। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन करिए, और जो भी टाइम से क्विज हो रही हैं, पर डे 9 बजे क्विज होती है तो पर डे 9 बजे लाइव क्विज दीजिए। ठीक है, लाइव क्विज में आप लोगों को पता चलता है कंपटीशन का, एक दूसरे बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है वहाँ पे, और रिवीजन तो होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की क्लास थी। और जिन भी बच्चों को वीपीओ प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो बता दें कि वीपीओ प्रीमियम ग्रुप में आपको सारा कंटेंट, सेपरेट कंटेंट दिया जाएगा, टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा, टॉपिक वाइज ही क्विज रहेंगी। ठीक है, और ये क्विज हैं लगभग 130 से 150 क्विज हैं, और सारी टॉपिक वाइज क्विज बेस्ट कंटेंट है, और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के दिए गए हैं। मॉक टेस्ट हैं जिसमें 15 मॉक टेस्ट भी आपके इंक्लूड हैं, और 15 मॉक टेस्ट और अभी करवाए जाएंगे, जिसमें से आपको सारा डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा उन मॉक में। आप चाहें तो मैं ग्रुप भी दिखा सकता हूँ आपको। ये ग्रुप है, ग्रुप पे आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए। इस तरीके से हम लोगों का ग्रुप चलता है। ठीक है, और इस पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कंटेंट भी बहुत सारा शेयर किया हुआ है। ये आप लोगों को फाइल्स देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग फाइल सेक्शन में जाके पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इनका रिवीजन करते रहिए। मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज सारा कंटेंट बना के दिया है। इस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है उसको पढ़िए और क्विज दीजिए। ठीक है, सारी जो प्रीवियस क्विज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सारी बोर्ड बना के हमने क्विज दे रखी है यहाँ पे, आप बोर्ड से आप लोग कभी भी किसी भी टाइम किसी भी क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप लोगों को कुछ प्रीवियस कंटेंट या प्रीवियस क्विज नहीं मिलेगी। ये सारे बोर्ड्स हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं क्विज़ का। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। हो सकता है परसों के दिन या नरसों के दिन ही अगली क्लास आए। तो अगली क्लास तक सभी को नमस्कार, बाय बाय।